ठीक है बेटा, आज हम बात करते हैं 10th क्लास हिंदी की। ठीक है, उसमें क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या आएगा उसमें। बच्चों को पता नहीं होता है और वो टेंशन में रहते हैं। ठीक है, तो आज हम वही टेंशन दूर करेंगे आपकी, और किसी तरह का कोई आपको कलेश करने की आवश्यकता नहीं। तो उसमें क्या होता है, आपका खंड आ आता है बेटा, 20 अंक का होता है उसमें। ठीक है, 20 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है। उसमें क्या क्या आता है बेटा, और आपको 20 के 20 ही ऑप्शनल होते हैं, एमसीक्यू जिसको बहुविकल्पी कहते हैं, तो वो करना होता है आपको। तो उसमें से किस किस में से देगा वो आपको। नंबर 1 तो देता है, ये खंड आ बता रहा हूं मैं आपको, बहुविकल्पी है। ठीक है, तो उसमें क्या देता है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें होता है शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के बारे में आपके 5 सवाल आते हैं, एक एक नंबर के या एक एक अंक के, तो वो आपको करना होता है। और ऐसे ही खंड आ में दूसरा है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। उसमें क्या आता है बेटा, रीतिकाल और आधुनिक काल से संबंधित सवाल पूछता है, 5 इसमें से और 5 उसमें से। तो ये आपके 10 अंक हो गए बहुविकल्पी में। और तभी आता है काव्य सौंदर्य के तत्व, वो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, रस छंद अलंकार आते हैं उसमें। ठीक है, पहले रस ले लेते हैं हाई स्कूल में, तो उसमें क्या होता है, हास्यरस एवं करुण रस। इसकी परिभाषाएं होंगी और उदाहरण से संबंधित होगा। आपसे पूछ लेगा कि हास्यरस का स्थायी भाव क्या है या करुण रस का स्थायी भाव क्या है, या हास्यरस की कोई परिभाषा बताइए या करुण रस की कोई परिभाषा बताइए। ठीक है, ये आपको देखना है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं काव्य सौंदर्य, ये तो का था। अब काव्य सौंदर्य के तत्व में से आता है खा, मतलब अर्थालंकार। उसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा में आपको पढ़ा चुका हूँ। उसी वजह से हो सकता है कि उदाहरण आ जाए या को उत्प्रेक्षा या रूपक, ठीक है, ये उपमा अलंकार की कोई उदाहरण से परिभाषा लिखवा ले, तो ये है। अब इसमें आपके लक्षण और उदाहरण भी पूछ लेता है। अब आते हैं छंद, सोरठा और रोला, उसके लक्षण एवं उदाहरण पूछ लेगा। मैंने बताया भी है आपको, लक्षण भी बताया है, उदाहरण भी बताया है, और परिभाषा भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक, इसमें क्या बोला है, करते रहना है आपको, ये सबको इस तरह से। अब आपका छंद, रोला और सोरठा हो गया, सोरठा और रोला। अब आती है हिंदी व्याकरण। इसमें होता है शब्द रचना के तत्व, वही उपसर्ग जो मैंने पढ़ाए आपको, उसमें से दे देगा। उपसर्ग आपको किस किस के, आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि, मतलब इसके अलावा भी और पूछ सकता है। ये हो गया। अब आते हैं बेटा समास। ठीक है, ये खंड आ बहुविकल्पी में है, प्रश्न नंबर 4 चौथा। ठीक है, तो उसमें है हिंदी व्याकरण, उसमें शब्द रचना है आपकी। और इसी में आता है खा, खा में द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय और बहुव्रीहि, ये मैं करा दूंगा आपको। और फिर आता है तत्सम, तद्भव एवं पर्यायवाची शब्द, ये आएंगे। और फिर किसमें से पूछना, संस्कृत व्याकरण, सर्वनाम, तद और युष्मद, इसमें से सवाल आते हैं। एक सवाल वाक्य का स्वरूप, वाक्य का स्वरूप, इसमें से बेटा 1 नंबर का सवाल आएगा। और वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ये मैं बता दूंगा आपको। और फिर आता है पद, परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द, तो ये आते हैं। इसमें से आपके बहुविकल्पी बनते हैं, एमसीक्यू, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, या कह सकते हैं बहुविकल्पी ये शब्द, वो आपसे इसमें से पूछेगा। ये तो आपके 20 नंबर के हो गए। अब बचता है खंड बा, वर्णात्मक, जो आपको लिखना पड़ेगा। ये तो खाली टिक मार होते हैं। जैसे पूछ लिया आपसे कि हास्यरस का स्थायी भाव बताइए, तो उसमें 4 आपको विकल्प दे दिए। अब आपको जो भी अच्छा लगे, उसमें जो भी पता हो, आप जानते हैं कि हास्यरस का स्थायी भाव हास होता है, आप उस पर टिक कर देंगे, लगा देंगे। अब आता है खंड बा, इसको कहते हैं वर्णात्मक। ये बेटा लिखने वाले होते हैं। ये क्या थे, ये बहुविकल्पीय थे, और ये अब लिखने वाले। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो इसमें क्या आता है, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से पद्यांश पर आधारित प्रश्न। इसमें से बेटा आपको 2 करना है, 3 नंबर का एक होता है। फिर आता है
पद्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न, इसमें भी बेटा 2 करने हैं, 3 नंबर में होता है। ठीक है, 6 और 6 12 हो गए, मतलब 2 क्वेश्चन उसके करना है। 3 गुणा 2 बराबर 6 होते हैं, 6 अंक उसमें से और 6 अंक इसमें से, मतलब 6 अंक गद्य से और 6 अंक पद्य से, 2 व्याख्या करना। अब आता है वर्णात्मक से प्रश्न नंबर 3, ये 1 और 2 था, गद्यांश 1 और पद्यांश 2। अब आता है 3 खंड बा में ही आता है वर्णात्मक प्रश्न में। अब आता है संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, उसमें आपको संस्कृत में दे देगा आपको कोई पैराग्राफ और उसकी आपको हिंदी में अनुवाद करना है और संदर्भ भी लिखना है। ये बेटा कितने का होता है? ये बेटा 5 अंक का होता है, 1 लिखना होता है। एग्जाम में 2 आते हैं, उसमें से आपको 1 लिखना होता है। ऐसे ही होता है संस्कृत, ये गद्यांश का था, पद्यांश का आता है। संस्कृत पद्यांश का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद, ये भी बेटा 5 अंक का होता है। ठीक है, 2 दे देगा या 2 आते हैं एग्जाम में और उसमें से 1 करना होता है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। अब आता है क्या? निर्धारित खंड काव्य से कथानक चरित्र चित्रण एवं तख्त पर आधारित प्रश्न। ये बेटा हम बाद में बताएंगे आपको, क्योंकि हर जिले के लिए अलग होता है। बरेली में कोई से चलता है, और जिले में कोई से चलता है, किसी और जिले में और से चलता है, तो इसको हम बाद में लेंगे। अब नंबर 6, निर्धारित खंड गद्य की पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं। ये बेटा आपको एक करना होता है, लेखक का जीवन परिचय भी करना होता है और उनकी रचनाओं के बारे में भी वर्णन करना होता है। ये बेटा 5 अंक में आता है। किसमें? गद्य खंड की। गद्य खंड में से कोई आपको 3 या 4 लेखक दे देगा, उसमें से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बताना होता है। अब ऐसे ही पद्य में निर्धारित पद्य खंड की पाठ्य वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय है, उनकी प्रमुख रचनाएं। बस यही है, ये गद्य का है और वो पद्य का है। ये भी बेटा 5 नंबर का होता है। अब प्रश्न नंबर 7 आता है संस्कृत खंड की पाठ्य पुस्तक से या पाठ्य वस्तु से। ठीक है, कंटेस्ट एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आए, ये बेटा 1 लिखना होता है, 2 नंबर में आता है। वो ऐसा श्लोक मालूम करते हैं आपसे या विद्यार्थियों से जो उस प्रश्न पत्र में ना आया हो। किस प्रश्न पत्र में? जिसका आप एग्जाम दे रहे हैं हिंदी में और उसमें वो श्लोक नहीं आया हो। तो मैंने बता दिया आपको, 2 श्लोक मैंने लिखवाए आपको। अगर 1 आ जाएगा एग्जाम में तो 1 तो आपके पास होगा, वो लिख दीजिए। अगर वो आपको कठिन लग रहे हैं तो आप कोई और भी याद कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है या ये क्लियर नहीं है कि वही याद करने हैं। जो आपको बढ़िया लगे, जो आपको सरल लगे वो याद कर सकते हैं, किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, तो ये 1 श्लोक लिखना होगा आपको। बकायदे शर्त उसकी ये होती है जो इस प्रश्न पत्र में ना आए। जैसे आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं, जैसे कोई श्लोक आ जाता है, अपदो दुर्गावी चा साचरो न चा पंडिता, अमुक स्फुट वक्ता चायो जनाती सा पंडिता। ये आपने याद किया और यही एग्जाम में आ गया और यही लिख दिया, तो नहीं, ये मान्य नहीं होगा। उसके अलावा और लिखना होगा। तो तभी तो मैंने 2 श्लोक याद करवाए थे आपको, 2 श्लोक याद करवाए हैं। तो अगर 1 एग्जाम में आ जाएगा तो 1 एक्स्ट्रा तो आपके पास बचेगा, आप वो लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, ये श्लोक हो गया, ये 2 नंबर में आता है बेटा। अब आती है पत्र लेखन। 1 पत्र लिखना होता है बेटा, ये 4 अंक का होता है, किसी पे भी दे सकते हैं। पत्र लिखना होता है, ये 4 अंक का होता है। अब संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर लिखिए। इसे संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न, यानी कि संस्कृत में से वो आपको प्रश्न देगा और उसका आपको संस्कृत में उत्तर देना होता है। किसका? 2 का संस्कृत में उत्तर हो, यानी कि 2 प्रश्नों का आपको संस्कृत में उत्तर देना होगा। ये बेटा 1 + 1 = 2, मतलब 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, अब आता है बेटा निबंध। 1 निबंध लिखना होगा और ये निबंध 7 अंक का आता है। ठीक है, 7 अंकों में ये निबंध आएगा आपको, तो ये आपको लिखना होगा। अब उसमें निबंध कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आप वैज्ञानिक पे याद कर लीजिए, सामाजिक पे याद कर लीजिए, धार्मिक पे याद कर लीजिए, सांस्कृतिक पे याद कर लीजिए, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात के नियमों पर आधारित विषय। ठीक है, इनमें से आप निबंध याद कर सकते हैं, आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर
ये प्रश्न नंबर बचता है 6 का निर्धारित खंड गद्य खंड की पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का। ठीक है, ये हो गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर बचता है 5, निर्धारित खंड काव्य से कथानक चरित्र चित्रण एवं तत्व पर आधारित प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 ये हम बता रहे हैं कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ चलेगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले लेते हैं मुक्ति दूत। ये बेटा कहाँ चलेगा? आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव। अब दूसरा लेते हैं ज्योति जवाहर। ज्योति जवाहर कहाँ चलेगा? कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा। अब आता है अग्रदूत, अग्र पूजा। अग्र पूजा आता है। अग्र पूजा में क्या है? प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा। अब मेवाड़ मुकुट। मेवाड़ मुकुट कहाँ कहाँ चलेगा? बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच। अब जय सुभाष। जय सुभाष कहाँ चलेगा बेटा? लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई। अब मातृभूमि के लिए ये कहाँ चलेगा? गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर। अब कर्ण। कर्ण कहाँ चलेगा? अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा। अब करमवीर भरत ये कहाँ चलेगा? मेरठ, फरक्काबाद, पीलीभीत, रायबरेली। अब क्या है? तुमुल। तुमुल कहाँ चलेगा बेटा? वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन और बदायूं। इस पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो भी चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब आप देख लीजिएगा कि आप किस जिले में आते हैं और आपके जिले के अंतर्गत कौन सी किताब कहाँ पड़ती है। ठीक है, अब आपको वही लिखना है। तो ये तो हो गया बेटा 10th क्लास का सिलेबस इसका हिंदी का, तो मैंने आपको बता दिया। और आप सिलेबस के मुताबिक ही चलना, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है।